हेलो दोस्तों, मैं शमशेर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शम्स क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 6 का जो मैंने पहला पार्ट कराया था उसी का सेकंड पार्ट है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम का आगे दूसरा पार्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इन द सोलर सिस्टम ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले जाकर के देख करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 देख चुका होगा। तो ये हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये हमारा सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम की सन। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में। सन के कितने लेयर्स होते हैं और उसमें कितने पार्ट्स पाए जाते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं कि सन के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। सन के स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कोरोना, सेकेंड वन इज क्रोमोस्फीयर, थर्ड वन इज फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला कन्वेक्शन जोन और दूसरा रेडिएशन जोन। एंड लास्ट वन इज कोर। कोर लास्ट तो है लेकिन लास्ट वो अंदर से ऊपर की ओर नहीं आ रहा है, वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट जो पोर्शन होगा, सबसे इनर पार्ट जो होगा वो कोर होगा। जैसे कि हमारे पृथ्वी में भी लास्ट पार्ट वो कोर होता है। तो उसके बारे में, अर्थ के लेयर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सन के 4 लेयर्स के बारे में। तो सन का 4 लेयर्स जो होता है, सबसे पहला होगा कोरोना। कोरोना जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, वो कोरोना नहीं जो कोविड-19 के समय हमारे पास मतलब महामारी के रूप में आया था। वो एक मतलब कि आर्टिफिशियली लैब के द्वारा ऐसा मतलब कि कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो महामारी आई थी। ये कोरोना अलग है। तो ये कोरोना और उस कोरोना से मतलब कि कनेक्शन क्या है, वो कुछ इस तरह है कि जो कोरोना जो आया था हमारा कोविड-19 में, कुछ उसका स्ट्रक्चर जैसा था ना कोरोना का, वो वैसा ही स्ट्रक्चर इस कोरोना लेयर का होता है जो सूर्य का लेयर होता है। इसीलिए उस वायरस का नाम कोरोना रखा गया था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब दूसरा जो हमारा पार्ट है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर हमारा सन के दूसरे पार्ट को बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। और साथ में फिर होगा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कन्वेक्शन जोन एंड रेडिएशन जोन। कन्वेक्शन जोन एंड रेडिएशन जोन ये किसके पार्ट है दोस्तों? फोटोस्फीयर के। एंड देन सबसे इनर पोर्शन जो होता है वो कोर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 4 लेयर्स ऑफ सन। सन की जो 4 लेयर हैं दोस्तों, ये जरूर अच्छे से अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ की कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एम्पायर पाया जाता था, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग रोमन एम्पायर में जो सन को गॉड एज ए कंसीडर किया जाता था और उनके आसपास जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों को मतलब कि सन की फैमिली मानी जाती थी। इसी से ये कॉन्सेप्ट आता है सोलर सिस्टम का। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रोमन एम्पायर में सॉल कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सन गॉड एंड देयरफॉर द फैमिली ऑफ द सोलर सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक, आई होप आप लोगों को ये माइथोलॉजी की समझ में आया होगा। द सन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज, मेड ऑफ एक्सट्रीमली hot gases and provides the gravitational pull that binds the entire solar system together. डिस्टेंस की बात कर लें तो सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है वो पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है और कितने किलोमीटर की दूरी पर वो व्यवस्थित है। तो डिस्टेंस despite being the nearest star in this approximately 150 million kilometers away from the earth, यानी कि अर्थ से कितने मिलियन की दूरी पर है वो 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे अर्थ से सन लोकेटेड है। तो आई होप आप लोगों को सन के बारे में ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और साथ में ये इंफॉर्मेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हाउ डिड सोलर सिस्टम
कम टू बी। यानी कि इस डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि हमारा जो सोलार सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में कब आया और वो उसका ओरिजिन कब हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारा सोलार सिस्टम कैसा था। वो एक गैसियस फॉर्म में था और गैसियस डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी गैसों का कॉम्बिनेशन हुआ, उसका कोलैबोरेशन हुआ और वो मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिया करने के बाद धीरे धीरे वो प्रेजेंट में यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो कुछ ऐसा था। और अब ये मतलब कि उसके सेंटर में, सोलार सिस्टम के सेंटर में सन हुआ और सन के अराउंड यानी कि चारों ओर परिक्रमा करने वाले हमारे 8 ग्रह हुए। रियली 9 ग्रह हैं। प्लूटो को अब एज अ ग्रह कंसीडर नहीं किया जाता, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उसको कंसीडर नहीं किया जाता। फर्स्ट लेक्चर में प्लूटो के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे चुका है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, प्लैनेट्स एंड निमोनिक ट्रिक। अगर प्लैनेट हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए सन के बाद हमारा कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह है। इसी से हमारा एक सिस्टमैटिक रूप से जो ग्रह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है 1 by 1, उसको हम निमोनिक के रूप में कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि हम होता क्या है कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि हाँ हमारे सन के बाद क्या होगा, तो मार्स होगा, जुपिटर होगा, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। तो उसको हम एक मतलब कि सिस्टमैटिक रूप से 1 by 1 करके कैसे याद कर सकते हैं, उसको एक निमोनिक के तौर पर हम ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि हमारे इस पूरे ग्रह को इस निमोनिक के तौर पर हम ऐसे याद कर सकते हैं। माई से हो गया मरकरी, वेरी से हो गया हमारा वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड नट्स यानी कि नेपच्यून। हमारा जो सोलर सिस्टम में अर्थ का स्थान है वो तीसरा स्थान है और उसी तरह से जैसे जैसे ये स्थान है वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसी तरह से हम निमोनिक के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे आप लोग भी दोस्तों याद कर सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आई होप आप लोगों को ये निमोनिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो ऑर्बिट्स, अब हम बात करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में। ऑल 8 planets move around the sun in fixed elonged paths orbits। यानी कि जो अर्थ है सन के अराउंड जिस पाथ से उसको मूव करते हैं और उसका चक्कर लगाते हैं, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट किसको बोलते हैं दोस्तों, जो पाथ पर अर्थ या फिर कोई और ग्रह चल करके सूरज का चक्कर लगाता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, की फैक्ट्स। अब ऑर्बिट के बारे में की फैक्ट्स क्या है, जैसे कि मरकरी द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट दी ऑर्बिट। यानी कि अपने एक चक्कर को पूरा करने में मरकरी कितने दिन लगाता है, 88 दिन। जबकि हमारे अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में कितने दिन लग जाता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 365 दिन। तो 64 दिन कुछ मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं 365 दिन। अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करता है, 365 डेज में। ठीक है, और मरकरी कितने दिन में, ये मरकरी क्योंकि नियरेस्ट टू दी सन है, यानी कि सन के बहुत ज्यादा करीब और सबसे पहला ग्रह है सन के बाद। तो सन के बाद सबसे सन एक स्टार है, उसके सबसे नियरेस्ट ग्रह है मरकरी, जो कि 88 डेज में पूरा ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद आता है वीनस जो कंसीडर अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी स्मॉलर टू दी अर्थ। वीनस को एज अ अर्थ का ट्विन कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसका साइज, शेप और मतलब जैसा हमारा अर्थ है वैसे ही वीनस दिखता है, इसके लिए हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। और प्लूटो के बारे में जो फैक्ट मैंने पार्ट 1 में बताया था, उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ कि प्लूटो को सिंस अगस्त 2006 में द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये कंसीडर किया गया था, क्या, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। क्यों, क्योंकि जो प्लूटो था उसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जो अपना वो ऑर्बिट होता था प्लूटो का जो अपना ऑर्बिट था वो अपने ऑर्बिट से मूव करके कभी यूरेनस के ऑर्बिट में चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था, मतलब इधर उधर को मूव करता रहता था। अपने ऑर्बिट को वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए उसको हम ग्रह की दर्जा छीन ली गई उससे और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। यानी कि
वे द्वार प्लैनेट है, अब वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। अब देखते हैं अर्थ के बारे में की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अर्थ के बारे में वो मतलब कि अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं और कौन कौन से लेयर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब उसके पहले हम देख लेते हैं जैसे कि अर्थ के बारे में। अब उसके क्या क्या पार्ट होते हैं अर्थ में। बेसिकली दोस्तों उसका सबसे पहला क्रस्ट होता है और क्रस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 to 35 किलोमीटर तक के रेंज होता है किसका, क्रस्ट का। यानी कि अर्थ के क्रस्ट का मोटाई जो है 35 किलोमीटर तक अंदर तक जाता है। तो वो 35 किलोमीटर अंदर तक, यानी कि जो हम बोरिंग वगैरह करते हैं और पानी निकालने के लिए चापा नल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हम जो बोरिंग करते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में ही रहता है। अर्थ के क्रस्ट से अंदर जब हम जाएंगे तो हम उसके मेंटल पार्ट में जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा हीट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसी में ज्वालामुखी वगैरह पाया जाता है जो कि अर्थ के क्रस्ट को फाड़ करके यानी कि उसको ओपन करके बाहर की ओर आता है। तो जो भी हमारा बोरिंग वगैरह होता है वो सब क्रस्ट के ही पार्ट में होता है और क्रस्ट से ही हमें पानी वगैरह प्राप्त होता है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यानी उसकी मोटाई कितनी है 35 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सेकेंड पार्ट अर्थ के लेयर में अपर मेंटल आता है जो कि 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के अराउंड होता है। तो ये आप लोग लिखते रहिए 0 to 35 किलोमीटर किसका होगा, क्रस्ट का होगा। ये किसका होगा दोस्तों, क्रस्ट का। अपर मेंटल का क्या होगा दोस्तों 35 to 60 किलोमीटर, ठीक। और इसके बाद थर्ड लेयर आता है मेटल का। तो मेटल का क्या होगा 62, ये बहुत ज्यादा मोटा होता है दोस्तों, 2890 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आउटर कोर, अब जैसे कि हमारे सन में एकदम इनर कोर पाया जाता था उसी तरह अर्थ में भी कोर पाया जाता है। कोर का लेयर जो होगा आउटर कोर एंड इनर कोर में दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो 2890 to 5150 तक ये हमारा आउटर कोर होगा। और इनर कोर कितने किलोमीटर तक की है दोस्तों 50 to 6360, ये हमारा इनर कोर का पोर्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये अर्थ का जो जितने भी लेयर्स हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला हमारा होगा क्रस्ट, हमारे साथ दोहराते रहिए, क्रस्ट, अपर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो इसी तरह से आप लोग भी दोहरा करके याद कर सकते हैं और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उसके बारे में की कॉन्सेप्ट्स हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द साइज। यानी कि अर्थ के बारे में की कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, यानी कि सन के तीसरे नंबर पे आता है अर्थ और वो फिफ्थ नंबर पे, यानी कि इन साइज, यानी कि साइज में वो फिफ्थ नंबर पे आता है। यानी कि 8 ग्रह है तो 5वें नंबर में सबसे बड़ा है ये, ठीक है। 5वें नंबर में सबसे बड़ा ग्रह है और इसका शेप क्या है, जो इट्स शेप है, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट शेप, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, इट्स शेप्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड व्हिच मींस अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप यानी कि उसका कोई भी शेप डिसाइडेड नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है। तो इसके लिए उसको एक जियोइड शेप के रूप में कंसीडर किया जाता है। यूनिक प्लैनेट, ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज इट हैज फेवरेबल टेम्परेचर्स, वाटर एंड लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। हमारा एक अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ संभव है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं और किसी अदर ग्रह में ऑक्सीजन इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाया जाता, वाटर नहीं पाया जाता और सांस लेने के लिए हमारा इतने सारे जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं और भी जितने भी डेली नीड्स के पदार्थ होते हैं वो सिर्फ अर्थ पर पाए जाते हैं। और इसीलिए अर्थ में इतने ह्यूज अमाउंट में वाटर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्पेस से हम अर्थ को जब देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, नीला ग्रह, ठीक है, सॉरी नीला।
नीला ग्रह के रूप में हम अर्थ को ही कंसीडर करते हैं। ब्लू प्लैनेट फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 of its surface is covered by water. That is why we consider as a blue planet. ठीक है, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है, तो मून एंड सैटेलाइट, यानी कि जो मून है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है। हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम के लिए वेदर फोरकास्ट को जानने के लिए, सारी चीजों को जानने के लिए जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन हमारा नेचुरली जो सैटेलाइट पाया जाता है वो मून होता है। अब मून के बारे में भी कुछ की कॉन्सेप्ट्स हम जानेंगे, और की कॉन्सेप्ट्स जानने से पहले हम जान लेते हैं जैसे कि सन के कितने लेयर्स थे उसको हमने जाना, और फिर अर्थ के कितने लेयर्स थे उनको हमने जाना। अब हम जानते हैं कि मून के कितने लेयर्स हैं। तो मून के लेयर्स में भी सबसे पहला आएगा हमारा क्रस्ट, फिर मेंटल आएगा, फिर आउटर कोर, फिर पार्शियल मेल्ट। पार्शियल मेल्ट इसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि सन और फिर अर्थ से कुछ डिफरेंट इसको बनाता है। फिर इनर कोर आएगा। ये लूनार सरफेस, इसके लेयर में जो है लूनार सरफेस नहीं आएगा, और इसके लेयर्स में सिर्फ यही 5 आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आएगा हमारा क्रस्ट, सेकंड वन इज मेटल, फिर तीसरा आएगा आउटर कोर, फिर पार्शियल मेल्ट, फिर इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारा होगा पार्शियल मेल्ट, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारा पार्शियल मेल्ट होगा। सबसे पहला होगा हमारा क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल, और थर्ड वन इज आउटर कोर, पार्शियल मेल्ट एंड देन इनर कोर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा इसका पार्ट यानी कि इसका लेयर समझ में आ गया होगा। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, और मार्स के पास 2 सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, और वो फोबोस और डीमोस, यानी कि फोबोस और डीमोस ये है मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का। ये जैसे कि हमें याद करने के लिए नहीं है, फिर भी हम जनरल नॉलेज हम आपको बता देते हैं कि मून के यानी कि मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस, और अर्थ के पास सिर्फ ओनली एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारा मून है। ठीक है, इस डायमीटर इज ओनली 1/4 यानी कि 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका डायमीटर जो है रेडियस अलग, रेडियस जो होता है उसका हाफ द डायमीटर उसका पूरा होता है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये आपको जरूर याद करना है दोस्तों कि हमारे अर्थ से हमारी मून की डिस्टेंस कितनी है, 384,400 किलोमीटर। ठीक है, द रोटेशन एंड इवोल्यूशन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 days एंड इट टेक्स the same time of completing the spin on its axis। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि जो मून है वो जितने दिन में अपने अर्थ का चक्कर लगाता है उतने ही दिन में ये पूरे के पूरे अपने एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, 27 डेज में ही ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है और साथ में अर्थ का चक्कर भी लगाता है। इसीलिए दोस्तों हम मून का सिर्फ अपना एक ही पार्ट देख पाते हैं, उसके बैक साइड का पार्ट कभी हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में वो ऐसे ये हमारा समझ लो कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। अब मून जितने देर में यहाँ से ऐसे घूम रहा है वैसे ही ये अपने एक्सिस पर भी उतनी देर में पूरा घूम जाता है। ऐसे घूमते यहाँ पे फिर आता है, तो फिर हमारा इसी पार्ट को हम देख पाते हैं मून के, न कि इसके पीछे वाले पार्ट को। इसके पीछे वाले पार्ट जैसा है वो हम कभी देख ही नहीं पाते, वो ही देख पाएंगे जब हम जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जब हम भेजेंगे, और जैसे कि हमारा मंगल मिशन कंप्लीट हुआ था, वो हमारा मंगल मिशन कहाँ पे गया था, उसके अदर पार्ट पे ही गया था। ठीक है, तो उसके मतलब इमेज वगैरह से हम लोग देख पाते हैं, नहीं तो हम मून का बैक पार्ट हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, Human made satellite artificial bodies designed by the scientists to gather information about the universe or for communication. For example, InSat, IRS, EduSat. यानी कि जो हमारा मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, InSat, IRS एंड EduSat। ये हमारा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं और जान लेते हैं। IRS P3 के बारे में ये आप कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हो। IRS InSat कुछ ऐसा है और फिर EduSat कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को
कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेटियोरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स बेल्ट के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई होप आप लोगों को वो याद होगा। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो होगा हमारा कहाँ पे था, जैसे ये हमारा सन है, सन के बाद 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 4 ग्रह के बाद ये हमारा यहाँ पे पाया जाता है क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट में आ जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट इन्हीं के बीच में बहुत ढेर सारे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्या, एस्टेरॉइड, ठीक है। एस्टेरॉइड बहुत ढेर होते हैं, जो कि उसका कुछ इमेज मैंने ये लगा रखा है जिसको आप देख सकते हो, ये कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। और मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, वो सन के आसपास सन का चक्कर लगाते रहते हैं और कभी सन पे जाकर गिर जाते हैं, कभी मार्स पे, कभी वीनस पे, कभी अर्थ पर आकर के गिरते हैं। नेचुरली जो हम टूटता हुआ तारा देखते हैं, टूटता हुआ तारा एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, वो मेटियोरॉइड्स ही होते हैं, मेटियोरॉइड्स ही होते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा समझते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो बहुत ज्यादा लाइट जनरेट करता है और वो जलने लगता है, जिसको हम समझते हैं वो कोई टूटता हुआ तारा है और हम उससे चले जाते हैं बहुत सारे विशेष मांगने, तो गॉड मैं मुझे ये पूरा कर दो, मेरा ये पूरा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, न जाने क्या क्या मांग लेते हैं, पता नहीं किसी का पूरा हुआ भी होगा कि नहीं। और आप में से किसी का जो पूरा हुआ तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ये तो एक माइथोलॉजी है, ठीक है। मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट मूव अराउंड द सन, समटाइम्स they enter the earth's atmosphere where friction creates heat, causing them to burn and flash as light. शूटिंग स्टार्स की तरह ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वो शूटिंग स्टार्स की तरह दिखने लगता है। तो आई होप आप लोगों को एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे हमारे मिल्की वे और हमारा यूनिवर्स कैसा है। हमारा मिल्की वे क्या है दोस्तों, मिल्की वे हमारा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, सर्पिलाकार, कुछ ऐसा, ठीक है। ये स्पाइरल गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे, और इस मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है, जिसमें सन हो गया और 8 ग्रह हो गए, ठीक है। अब मिल्की वे टीचिंग स्ट्रेटजी, ड्रॉ द कनेक्टिविटी सर्कल ऑन द बोर्ड टू शो स्केल। यानी कि दोस्तों मिल्की वे क्या है, हमारा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। मिल्की वे क्या है, हमारा एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी आकाश, उसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, कौन सा, मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी कि हम मिल्की वे को 3 नामों से हम यहाँ पे जान सकते हैं। मिल्की वे एक हो गया, एक हमारा आकाशगंगा हो गया, तो मंदाकिनी हो गया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम जानेंगे। यह हमारा यूनिवर्स है, स्टार्टिंग कब हुआ था, बिग बैंग की थ्योरी से स्टार्ट हुआ था। यानी कि एक टाइनी बॉल था जो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद ही हमारे धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। उसमें ही मिल्की वे होता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी होता है, और फिर हमारा सोलर सिस्टम, जितने भी स्टार्स हो गए, जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो भी पाए जाते हैं वो सारे वो एक बिग बैंग के ही थ्रू पूरा हमारे पास आए हैं। तो टुडे यानी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारा ये बिग बैंग का ओरिजिन हुआ था, और बिग बैंग के थ्रू हमारा फिर मिल्की वे गैलेक्सी आया, और उसमें हमारा सोलर सिस्टम आया। सोलर सिस्टम में फिर हमारा अर्थ आया, अर्थ में फिर हमारी लाइफ आई। और कितने सोच लो पूरे यूनिवर्स में हम इस यूनिवर्स के कितने छोटे से पार्ट हैं, कितने छोटे से हिस्से हैं। अब इस यूनिवर्स में हमारा अर्थ है, अर्थ के भी अंदर अगर हम जाएं तो हमारा बहुत सारे महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर जब जाएं तो हमारे बहुत सारे देश हैं, और बहुत सारे देश में अगर हम आए तो हमारा इंडिया है। अब हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्रदेश हैं। अब उस प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी हम अंदर जब जाए तो हम वाराणसी हो गया, चंदौली हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे जिला हैं। और उस जिले में बहुत सारे छोटे पार्ट में जाए तो हम एक मोहल्ले से आते हैं। अब उस एक मोहल्ले में रह करके हम पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम आज जो कुछ भी पढ़े हैं उसको हम एक
नोट्स के रूप में याद कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्बिट फिक्स्ड इन इलोंगेटेड पाथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारा ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स्ड पार्ट होता है जो कि अर्थ या फिर कोई अदर प्लैनेट एक सन के अराउंड जो रास्ते में मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जियोइड, मून, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स, मिल्की वे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, और इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। तो दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर इसमें कुछ कमी हो तो उसका फीडबैक भी जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।